हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये संभव बैच स्टार्ट हो चुका है और संभव बैच में हम टीजीटी सोशल साइंस की कर रहे हैं प्रिपरेशंस। और यहाँ पर सिविक्स की क्लास नंबर 8 चल रही है, जिसका टॉपिक है आज का स्थानीय शासन। एक चीज और देख लीजिए, 7 पार्ट्स इसके हो चुके हैं। उनकी वीडियोज जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे के सारे लिंक। इसके अलावा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। सभी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक में से कितना ज्यादा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो इंट्रोडक्शन है, टॉपिक आपको पता है, ये टॉपिक है हमारा स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब बात होती है तो यहाँ पर आपके एक वर्ड देखेंगे, गवर्नमेंट, ठीक है। ये यानी एक गवर्नमेंट का ही एक टाइप है, लेकिन किस टाइप की गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट। तो यही चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से। देखिए, इंडिया जो है, भारत जो है, वो आपको पता है गांव जो है गांव में बसता है। यानी कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गांव में बसती है। पूरा देश हमारा, मेन जो हमारा हार्ट है, जो दिल है, वो गांव है, ठीक है। लेकिन शहर भी है, ऐसी बात नहीं है कि शहर कम इम्पोर्टेंट है, शहर भी है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो जगह है ना, गांव वाली, इसके माइंड में एक चीज आती है कि नहीं, यहाँ तो विकास बहुत कम होता है। हालांकि बहुत जगह पे विकास देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो काफी धीमी है गांव में प्रोग्रेस की। तो विकास जो है, जो डेवलपमेंट है, वो हमारा मेन मुद्दा रहता है। और अगर हम बात करें किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी लोकतांत्रिक देश में, तो हम इस चीज को एक तरीके से एक्सपेक्ट करके चलते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ करेगी सरकार, है ना, कुछ अच्छा करेगी सरकार, हमारे लिए अच्छे नियम कानून लाएगी, हमारे लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छी चीजें लेकर आएगी सरकार। तो ये हम केंद्र से, अपनी राज्य सरकार से और स्थानीय लेवल पे जो सरकार है उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होती है वो स्थानीय लेवल वाली सरकार से अलग होती है, क्योंकि वहां पर हम डेली जो एक्टिविटीज हैं, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, उससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो आपके स्थानीय लेवल पे लिए जाते हैं डिसीजंस। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले जो स्थानीय शासन है, ये लोकतांत्रिक देश में ही पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोकतंत्र के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। लोकतंत्र जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि हम पिछले कई टॉपिक्स में लोकतंत्र को हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पे जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं लोगों के पास होती है। यानी सत्ता का जो हमारे यहाँ से ही, मतलब हम लोगों में से ही कोई प्रतिनिधि चुना जाएगा जो कि देश पे शासन करने के लिए आगे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई राजा रानी रूल है, इसलिए हम रिपब्लिक है, गणतंत्र है। तो सार्थक भागीदारी तथा जवाबदेही देखने को मिलती है एक लोकतांत्रिक सरकार में, जो कि एक आपको राजतंत्र में देखने को नहीं मिलेगा। आप राजा से एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करे, वो तानाशाही भी हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ पे हमारा ही तो शासन है, हमारे लिए शासन है, हमारे द्वारा ही शासन है, तो क्या होगा, जनता जनार्दन जो है सुपीरियर होती है, सबसे ऊपर रखी जाती है। तो इसलिए सरकार जिसको हम चुनते हैं वो जवाबदेह होती है हमें, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे लिए अच्छा करे। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन प्रक्रिया शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र की बात हो रही है यहाँ पर कि लोकतंत्र क्या करेगा, स्थानीय शासन को भी मजबूत करने का काम इसी का ही है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं, वे काम स्थानीय लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों के हाथ में रहने चाहिए। देखिए, एक गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर फेडरल जो सिस्टम है, संघवादी जो सिस्टम है, वो फॉलो हो रहा है। इस संघवादी सिस्टम में हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड जो क्लास की थी उसमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था, वीडियो देख सकते हैं जाकर, कि संघवाद में क्या होता है कि एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है, विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है एक फेडरल सरकार में, यानी कि एक संघवादी सरकार में, संघीय सरकार में। और लास्ट वाला जो लेवल होता है आपका, वो होता है आपका स्थानीय सरकार, या फिर आप कह सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, ठीक है। तो संघवादी जो सरकार है, संघवाद का जो ये हमने फॉर्मूला एक्सेप्ट किया है, इसमें एक सबसे पूरे देश के लिए एक केंद्रीय सरकार होती है। उसके बाद हमने पावर को और थोड़ा सा नीचे पहुंचाया और इस पावर को हम स्टेट लेवल पर ले गए। यानी
जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके डाइवर्सिटी को ध्यान रखते हुए, विविधता को ध्यान रखते हुए हमने पावर्स उनको भी बांट दी। और उसके बाद फिर एक और नीचे लेवल पर हम गए जो कि हमारा है स्थानीय शासन। तो हमने कहा पावर, अरे नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के बहुत सारे काम होते हैं, गाँव में जिला है, अलग अलग गांव है, ठीक है, तो इस एरिया के लिए भी थोड़ी पावर उधर होनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार, जो राज्य है वो इतने ग्राउंड लेवल पे जाकर चीजें सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए हमने एक सरकार और बनाई जो कि बनाया हमने स्थानीय सरकार, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, पहले सेंट्रल लेवल पे, फिर आपका स्टेट लेवल पे और फिर आपका स्थानीय लेवल पे। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी मॉडल को हम कहते हैं संघवाद, संघीय मॉडल, यानी पावर जो है वो एक हाथ में ना रहकर बट जाती है जब, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। चलते हैं अपने टॉपिक पर। स्थानीय शासन, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो आपका टॉपिक का जो हेडिंग है उसको समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, और थोड़ा सा बैक वाला जो आपका चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसी तरीके से सिलेबस आपको कनेक्ट करके ही चलना पड़ेगा आगे तक। तो स्थानीय शासन यानी लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो क्या है, गांव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शहर जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज मैं भूल ही गई आपसे कहना कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ गांव की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर शहर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो शहर और गांव दोनों में ही एक चीज कॉमन देखने को मिली कि जो राज्य सरकार है उसकी एक्सेस नहीं हो पाती है बहुत सारे टॉपिक्स पर, तो इसलिए हमने स्थानीय शासन बनाया, ताकि जो ग्राउंड लेवल पे चीजें हैं लोगों के, क्योंकि आम लोग जो है अपने आप को ज्यादा क्लोज मानते हैं स्थानीय सरकार से, ठीक है, तो इसलिए शहरों में भी इसी मॉडल को फॉलो किया गया। अभी अच्छे समझने की कोशिश करें कैसे। तो गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। यह आम आदमी का सबसे नजदीक का शासन है। इसमें जनता की प्रतिदिन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समाधान करने की कोशिश की जाती है और कम खर्चे में ही ये चीज हो जाती है। अब देखिए, अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो वो आपको पहले वो इसी लेवल पे स्थानीय शासन, जो स्थानीय लेवल है, उस पर सुलझाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं होता तो फिर वो आगे उस चीज को आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर वहीं सोल्व हो जाता है तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये वाली चीज है। स्थानीय शासन क्या चीज है, यहाँ पे आपको स्टोरीज बताई गई हैं। दो महिलाओं की स्टोरी है, दो फीमेल कैंडिडेट्स रहे और उन्होंने आगे बड़ा पद हासिल किया, उनकी स्टोरीज है, जिसमें कि एक आपकी एमपी की स्टोरी देखने को मिली, एक आपकी स्टोरी देखने को मिली तमिलनाडु की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया है कि जो ग्राम पंचायतें हैं या फिर जो स्थानीय शासन है उनका क्या रोल है। तो दोनों ने अपने अपने जो एरिया में थी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं यही चीज बताती है कि किस तरीके से आम जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो समस्याएं आती हैं, उनको किस तरीके से आप स्थानीय लेवल पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्थानीय शासन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है। यदि स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधियों के पास रहते हैं तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनके समाधान में क्या होता है, गति आती है। इसका ये महत्व है। क्या हम बात करेंगे कि क्या स्थानीय शासन कोई नया टॉपिक है जो अभी निकल के आया है, या फिर मतलब संविधान बनने से पहले स्थानीय शासन जो है उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है, यानी अब संविधान में भी ये वाला टॉपिक मेंशन है। एक संविधान संशोधन किया गया था 73वां और 74वां, ठीक है, 73rd एंड 74th संविधान संशोधन किए गए थे, जिसमें कि स्थानीय शासन जो है यानी लोकल गवर्नमेंट जो है उसको संविधान के अंदर ले आए। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से चुनाव होंगे, कभी हो रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर प्रॉपर लिख दिया गया है, रिटन में है वहां पर सब चीजें कि आपको इस आर्टिकल के तहत, यानी कि जैसे आर्टिकल नंबर 40 की हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आर्टिकल नंबर 40 मेंशन है कि पंचायती राज का गठन होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल नंबर 40 में। इसके अलावा अगर हम लिस्ट की बात करें तो अनुसूची में 11वीं अनुसूची में इसके विषय भी जोड़े गए। मतलब उसको एक बड़े लेवल पे संविधान में जब ये चीज मेंशन कर दी गई है तो अब क्या होगा, इलेक्शंस भी कराने पड़ेंगे, पद भी देना पड़ेगा और आरक्षण भी होगा। सारी चीजें जो कि एक मेन गवर्नमेंट में होनी चाहिए वो भी होगी, ठीक है। मतलब सीरियस तरीके से भी इस चीज को फॉलो किया जाएगा। तो प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले समुदाय को क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था, ठीक है। यानी जब हम बहुत पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम पर स्थानीय शासन ऐसे नहीं था जैसे आज के टाइम में है, तो वहां पर इसको सभा कहा जाता था, ठीक है, सभा कहा जाता था। आधुनिक समय में निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। यहाँ पर हम बात करेंगे 1882 की, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस वक्त क्या देखने को मिला, एक नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ये यहाँ का वायसराय था भारत का, ठीक है, वायसराय था भारत का। आपको ये याद रखना है 1882 में वायसरॉय था भारत का, कौन,
लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। और इसी ने इस चीज के बारे में यानी स्थानीय शासन के बारे में काफी काम किया और उस वक्त जो बोर्ड था उसको मुकाबी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, या फिर अगर आप उसको इंग्लिश में बोले तो ये कहेंगे आप इसको लोकल बोर्ड। ठीक है, लोकल बोर्ड। ये दो चीजें समझ में आ गई। अगर आपसे पूछा जाए कि 1882 में कैसे इंपॉर्टेंट ईयर था, क्यों? क्योंकि लॉर्ड रिपन ने इसके लिए काम किया और स्थानीय शासन को आगे बहुत प्रमोट किया, इसके लिए बहुत काम किया। और उस वक्त इस बोर्ड को यानी एक स्थानीय शासन का एक जो बोर्ड था, एक तरीके से स्थानीय एक बॉडी मान लीजिए, स्थानीय शासन मान लीजिए, उसको मुकामी बोर्ड का नाम से जाना जाता था। और आगे फिर इसी चीज को आगे बढ़ाया गया 1919 में। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बनी। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। ठीक है, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। लेकिन क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी चर्चा है तो ये एक तरीके से वैसे नहीं थे, मतलब कि बहुत ज्यादा सीरियस चीजें नहीं थी। लेकिन क्योंकि 73वां और 74वां संशोधन बना के इस लोकल गवर्नमेंट को भी एक सीरियस चीज बना दिया गया। यानी अब ऐसा नहीं है कि चुनाव जो है वो होंगे या नहीं होंगे, अब प्रॉपर आपको पूरा का पूरा सिस्टम जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रॉपर एक पूरी प्रक्रिया होगी जिसको आपको फॉलो करना है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। यहाँ पर आपको जो डेट्स याद रखनी है मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन सी डेट्स है। एक तो आपको याद रखनी है 1882। ठीक है, लॉर्ड रिपन का टाइम था और उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इसके अलावा 1919 में जो आपका आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें भी ये ग्राम सभाएं बनाई गई। इसके बाद इस चीज को और आगे बढ़ाया गया, मतलब ग्राम पंचायतें बनाई गई इसके अंदर। उसके बाद इस चीज को और आगे बढ़ाया गया 1935 में। कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद 1935 वाला, तो इसमें क्या किया गया, इसको इसी चीज को जारी रखा, यानी स्थानीय शासन जो है उसको चलने दिया गया, ऐसा नहीं है कि रोक दिया गया। आगे हम बात करेंगे कि जब देश आजाद हुआ था तब क्या चीजें हुई थी, यहीं पर ही बात करेंगे इसी वाले स्लाइड पर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसा है, ठीक है, आज के टाइम में तो ये बोर्ड है, ठीक है, 1882 में काम शुरू हुआ, लेकिन क्या जब संविधान बना तब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी गई कि स्थानीय शासन जो व्यवस्था है, क्योंकि संघीय मॉडल तो पहले से ही है हमारे देश का, तो ये जो थर्ड वाली जो गवर्नमेंट है ये पहले क्यों नहीं सोचा गया इस बारे में? अब क्यों इतना सोचा गया? 1992 में इस बारे में क्यों सोचा गया, या फिर इतना लेट क्यों सोचा गया, इतने टाइम बाद क्यों इस पे एक संशोधन हुआ? तो बात ये रही कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो क्योंकि पार्टीशन हुआ था यानी कि बंटवारा हुआ था, तो उस वक्त पूरा का पूरा जो ध्यान था वो इस चीज के ऊपर था कि हमें केंद्र को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनसे सरकार जूझ रही थी, यानी कि बहुत चारों तरफ से घिरे हुए थे। ये नहीं पता था कि नया जो हमारी कंट्री है ये, इसको किस तरीके से संभालना है, कैसे पॉलिसीज बनानी है, क्या क्या करना है। तो पहली बात तो यही है कि इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, केंद्र सरकार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया कि अभी हम देश को स्टैब्लिश कैसे करें। ठीक है, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट वाली बात है ये उस टाइम पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती ही नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि महात्मा गांधी ने भी इस बारे में बात की। आपको एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी के बारे में कि, तो महात्मा गांधी ने आर्थिक रूप से, इसके अलावा कि विकेंद्रीकरण की बात करी। ठीक है, मतलब पहली बात तो यही है, इन्होंने ये बोला था कि सबसे पहले तो आर्थिक रूप से भी इस चीज को देखने की जरूरत है कि स्थानीय शासन में अगर बहुत सारी चीजें करेंगे तो उसके लिए पैसे की भी जरूरत होगी। दूसरा इन्होंने बोला कि हर तरीके से हमें सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, यानी अगर राजनीति में सिर्फ केंद्र ही होगा तो केंद्र के पास ही सारी पावर होगी, पर ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सरकार लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी उनकी समस्याओं से। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही, महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग से ही बोला है कि गांव में बसते हैं हम लोग, जो भारत है वो गांव में बसता है, और इसलिए जो गांव है उसको काफी स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। तो इन्होंने यही बात बोली थी, विकेंद्रीकरण की बात बोली थी। इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय शासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी की बात की गई और गांव पे सबसे ज्यादा जोर महात्मा गांधी ने दिया। अब जब हम संविधान की बात कर ही रहे हैं तो कुछ एक और चीजें हैं, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें, जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी बोला कि जो स्थानीय शासन है उसके बारे में इन्होंने बोला कि अति स्थानीयता का खतरा रहता है। यहाँ पर अति स्थानीयता का खतरा, क्योंकि सरकार उस वक्त इतने ज्यादा राइट्स वगैरह वो सारी चीजें लोगों को दे ही नहीं सकती थी कि
अगर उस लेवल पे, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर उस लेवल पे स्थानीय शासन के बारे में सोचा जाता, क्योंकि ये सबके ही माइंड में था कहीं ना कहीं कि स्थानीय लेवल पे वो स्टार्टिंग से पंचायतें चलती आई रही है, सरपंच वगैरह, वो आप सभी को पता ही है, ये बहुत पुराने टाइम से। देखिए पंचायत है क्या, पंचायत जब गांव के कुछ लोग एक साथ बैठकर एक तरीके से सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने एरिया के बारे में सोचते हैं, अपने गांव के बारे में सोचते हैं, तो वो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। लेकिन वहां पर क्या, तो कुछ लोगों का ही जो प्रभुत्व था वो ज्यादा हुआ करता था, इसीलिए ज्यादा ये चीज ऊपर तक गई ही नहीं। और अति स्थानीयता अगर इसको उस वक्त उसमें बना दिया जाता, कानून के अंदर ला दिया जाता, तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज्यादा मिलता, तो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा सोचा ही नहीं गया। उसके बाद जब आगे बढ़े तो जो इस लेवल की, ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं वो ज्यादा आने लगी सामने, तो सरकार को महसूस होने लगा कि भाई ये जो लेवल छूट गया है इसके ऊपर में बात करनी चाहिए। इसके अलावा B.R. अम्बेडकर जो थे, उन्होंने भी इसकी चीज के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि गांव जो है उसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम कास्टिज्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, इन सब चीजों की बात करें, तो ये जो चीज है अभी के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है स्थानीय लेवल पे अगर आप गवर्नमेंट को लेके आ रहे हो। पहले हम अपने सेंटर की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, वो जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद की बात है ये। मतलब इन्होंने कहा कि ये जो स्थानीय शासन का जो मॉडल है ये है तो अच्छा, लेकिन फिलहाल इसको हम ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर उस वक्त ये यहाँ अप्लाई किया जाता तो वो रिजल्ट नहीं आ पाता, इसलिए इन्होंने इस चीज को यहीं पर ही छोड़ दिया। इसके बाद काफी टाइम बाद आपको पता ही है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और 1950 में हमारा जो संविधान लागू हुआ था, ठीक है, ये चीज आपको दोनों चीजें याद रखनी है। तो स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको मजबूत आधार मिला। जैसे कि आप अभी कहने लगो कि आपने एक पॉलिसी, एक सरकार ने या फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ही बोल दिया कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो चीज हो ही नहीं रही है ढंग से, क्योंकि जनरली ऐसे ही बोला है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, पर लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बोला गया कि संविधान एक संशोधन हो गया है और अब ये चीज होनी चाहिए, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब एक अधिकार हो गया है, एक राइट सा मिल गया है, तो वही वाली चीज है यहाँ पर संविधान के अंतर्गत उसको मेंशन कर दिया गया। तो 73वां 74वां संशोधन, ये देखिए, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन तो एक आना ही आना है, कोई डाउट वाली कंडीशन है ही नहीं। 73 और 74वें संशोधन में से एक क्वेश्चन बनता ही है हमेशा। लेकिन अब जो पैटर्न आ गया ना वो स्टेटमेंट का आ गया है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ने की जरूरत है। आपको कुछ एक चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, फैक्ट्स वगैरह चाहे डेट्स वगैरह ये याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इससे पहले 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, इसको क्या और किस नाम से आप जान सकते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये लाया गया 1952 में। देखिए देश आजाद हुआ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही नहीं सोचा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन थोड़ा सोच रहे थे, थोड़ा ध्यान लगा रहे थे, लेकिन प्रॉपर जो था वो फिलहाल केंद्र पर ही था, क्योंकि आपको पता ही है सरकार भी स्टेब्लिश ढंग से नहीं हो पा रही थी, स्टेबिलिटी पॉलिटिकली नहीं आ पा रही थी, और जब तक देश पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा, यानी राजनीतिक रूप से स्ट्रांग नहीं होगा, एक ऐसी पार्टी नहीं आएगी देश को संभालने के लिए जो कि उसको स्टेबिलिटी दे सके, उसको स्थिर रख सके। सत्ता बदलती रहेगी और क्या कहते हैं, सरकार गिरती रहेगी और नई सरकार बनती रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, तो क्या है इसमें, कानून तो भूल ही जाओ, कानून कोई बन पाएगा और कोई देश के लिए कुछ हो पाएगा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग से थोड़ी सी कमी रही और कुछ टाइम बाद वो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली, ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग बहुत ज्यादा थे। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास था, ठीक है, यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बारे में सोचा गया। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की गई, ठीक है, 1952 में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया आपका 1952 में, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें उसकी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर बात की जाए और जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो इसमें बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक की कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था, यानी अभी कोई संविधान में संशोधन नहीं लाया गया था, अभी तो सिर्फ एक ऐसे कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है, उसके अंतर्गत ही चीजें चल रही थी। और अब बढ़ते हैं हम आगे। फिर क्या हुआ कि ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, कि ठीक है बना तो दिया है, एक प्रोग्राम चला तो दिया है, लेकिन इसको
इकोनॉमिकली हेल्प कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उसके पास राइट तो थे नहीं कि आप गांव में से जो टैक्सेस हैं वो लगाओ, ये सब चीजें करो, तो वो सब चीज तो थी नहीं। इसलिए प्रदेश जो था उसके ऊपर और केंद्रीय सरकार जो है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई थी। तो डिपेंडेंसी के लिए ही तो आपका संघवाद है ना, ताकि डिपेंडेंसी को कम किया जाए। आपका जो एक विशेषता है संघवाद की वो यही तो है ना, ताकि जो अलग अलग लेवल है वो अपने अलग अलग फ्री रह के काम कर सके। क्योंकि अगर फ्रीडम नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको इससे बात करनी पड़ेगी, फिर ये अपनी भी चलाएगा। तो अलग अलग से इनको राइट दिए गए हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली फ्रीडम हो, चाहे वो पॉलिटिकली फ्रीडम हो, फ्रीडम दी गई है। तो सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं में गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। यानी समझ में आने लगा कि ये जो गवर्नमेंट है इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें चीजों को देखने की जरूरत है, कंसीडर करना पड़ेगा इस टॉपिक को, क्योंकि चीजें उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही हैं। तो 1987 के बाद यहाँ पर स्थानीय शासन की जो वो सिचुएशन है या फिर कंडीशन है उसको देखा गया। उसके बाद चलते हैं आगे। 1960 की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय बने, यानी स्थानीय निकाय प्रणाली आई, यानी स्थानीय शासन एक तरीके का आया। और ये आया कहाँ पर? गुजरात में, इसके अलावा आपका महाराष्ट्र में। आपको पता है ना कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना। तो ये वाली चीजें आई। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में 1960 के आसपास निर्वाचन द्वारा स्थानीय। अच्छा, एक चीज और भी तो चल रही थी उस वक्त, जैसे कि स्टेट्स बन रहे थे कि भाषा के आधार पर भी और अपने कल्चर के आधार पर भी स्टेट्स भी उस वक्त बहुत ज्यादा बन रहे थे। तो देश में एक समस्या नहीं थी, एक प्रॉब्लम नहीं थी। हमें ये समझने की कोशिश, उस समय चल क्या रहा था देश में। तो उस वक्त ये चीज भी चल रही थी कि स्टेट अलग हो रहे हैं, अलग अलग डिवीजन हो रहा है स्टेट्स में। जो पहले स्ट्रक्चर था 1947 में इंडिया के मैप का, वो स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा था। तो वो चेंज हो रहा था, साथ में ये जो स्थानीय लेवल है वहां पर भी चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, लेकिन क्या था, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा परेशानियां थी, जैसे कि वित्तीय तरीके से, यानी कि अगर हम धन की बात करें, मनी की बात करें, तो वहां पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बनी हुई थी, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। और कुछ जगह पे तो ऐसा था कि निर्वाचन भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो जो समस्याएं बेसिकली होती ही हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कि स्थानीय जो निकाय थे यानी स्थानीय जो शासन थे उनको भंग करके, और किसने भंग किया? प्रदेश ने उनको भंग कर दिया, और फिर सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार के ऊपर ही आ गई। यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट है उसको उतने ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए और उसको आगे बढ़ने से हमेशा रोका गया। ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि प्रदेश अगर किसी की जमीन के ऊपर अपना कोई इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करना चाहती है, तो वहां पे क्योंकि स्थानीय शासन एक बढ़िया तरीके से तो काम कर नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको रोक नहीं पाएगा वो। ठीक है, अगर उसके पास और थोड़े अधिकार होंगे तो उसके लिए लड़ पाएगा। ठीक है, लोगों की समस्याओं को सामने रख पाएगा। तो ये वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिली। कई चुनाव होते, कई चुनाव नहीं होते, कई चुनाव स्थगित कर दिए जाते, पोस्टपोन कर दिए जाते, और फिर वो होते ही नहीं कभी। तो ये तरीके भी थे। इसके अलावा एक जो अप्रत्यक्ष तरीका होता है अपनाने, उसको लाने का पोस्ट पर लोगों को, वो भी अलग तरीके से किया जा रहा था। मतलब कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से काम चल नहीं रहा था। ठीक है, तो 1987 के बाद बहुत ज्यादा, मैंने भी आपको बोला, बहुत ज्यादा इस चीज के लिए शुरुआत की गई। तो 1989 में क्या हुआ? फिर पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। अब इसके ऊपर कमेटीज, आपको पता ही है जब भी कोई एक नया कानून बनता है तो उससे पहले कुछ कमिटीज वगैरह बनाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है कि आप इस टॉपिक के बारे में संज्ञान लें, इस टॉपिक के बारे में समझें और इसकी एक रिपोर्ट बनाएं कि क्या सिचुएशन है। सपोज पॉवर्टी से रिलेटेड अगर कोई डेटा कलेक्ट करना है तो एक कमेटी बनाई जाएगी, तो उसके ऊपर पूरे का पूरे मैटर को ध्यान से देखेगी, समझेगी, और उसके ऊपर फिर आपको एक रिपोर्ट देगी कि हाँ भाई पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में पॉवर्टी का क्या लेवल रहा है, फिर क्या चीजें। इसी के अलावा रोजगार से रिलेटेड अगर करना है तो एक कमेटी बनी है, या अलग अलग टॉपिक से बनती है। तो ऐसे ही पंचायती राज को लेकर भी एक कमेटी बनाई गई। तो इसकी कमेटीज के बारे में क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए तो आपको कुछ एक नाम याद रखने हैं, जिसमें कि आपका बलवंत राय मेहता समिति, यह आई थी आपके 1956 से 57, आपको ये ईयर याद रखने हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी कमेटीज रिलेटेड है, कई बार सीक्वेंस में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अशोक मेहता, ये आई थी 1977-78। इसके अलावा आपको और भी याद रखने हैं, 2-3 और हैं। जीवी के राव, ये आपकी आई थी 1985 में। सीक्वेंस याद रखना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर LM सिंघवी,
डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, ये आई थी आपकी 1986 में। इसके अलावा पी.के. थुंगन समिति, जो मैंने अभी आपको बात की है 1989 में, ठीक है, 1988 में इसको बनाया गया। तो रिपोर्ट्स वगैरह तो बाद में आती हैं, तो आपको ये याद रखना है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जी.वी.के. राव और डॉक्टर एल.एम. सिंघवी और पी.के. थुंगन समिति, इसके ईयर के साथ आपको याद रखना है, ईयर भी आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब क्या था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कमिटीज बनाई गई और उनसे पूछा गया कि मॉडल कैसा होना चाहिए, स्थानीय शासन के लिए क्या चीजें की जा सकती हैं। द्विस्तरीय मॉडल यानी 2 टियर मॉडल होना चाहिए या फिर 3 लेवल पे 3 स्तरीय सरकार होनी चाहिए। सबने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पर प्रस्तुत की। इस टॉपिक को ढंग से करने की कोशिश करें, थोड़ा बड़ी वीडियो बन सकती है, ध्यान से ना। तो 1989 में पी.के. थुंगन जो समिति है उसने स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रोसेस है। क्वेश्चन आता है कि स्थानीय शासन की हमें आवश्यकता क्यों है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता है। लोकतंत्र मजबूत कब होगा, जब ग्रास रूट लेवल पे काम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर कोई काम हो जा रहा है, उससे जो लोकल लोग हैं उनको क्या फायदा मिल पा रहा है ना, वो तो कुछ भी नहीं, उनको शिक्षा मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसके बाद स्टेट आ रहा है, तो स्टेट अपनी पॉलिसीज चलाएगा, सेंटर अपनी पॉलिसीज चला रहा है, लेकिन ये जो लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं उनको कौन देखेगा। तो ग्रास रूट लेवल पे भी तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ना। तो इसे लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। और वो किस चीज से पॉसिबल है, स्थानीय शासन से। आपको बोलीविया का एग्जाम्पल याद होगा, आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ाया उनमें से कोई एक होगा। तो बोलीविया में भी तो ये चीज की गई थी ना कि बहुत ही अजीब सा एक मॉडल था जिसमें कि बताया गया था कि एक सेंट्रल होगा, उसमें दोनों ही भाषा के बोलने वाले लोग होंगे और इक्वल उनको पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। फिर स्टेट बोला गया, फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट आई जो कि कल्चरल और ये सब चीजों को देख रहा है। तो इस तरीके से हर देश जो एक लोकतांत्रिक देश है वो अपने देश को टूटने से बचाने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है संघीय व्यवस्था को अपनाना। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थानीय शासन चाहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है, तो ये आपका ये जाएगा आंसर कि इससे क्या होगा, जनता की भागीदारी होती है। स्थानीय शासन से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लोग और ज्यादा अवेयर होते हैं चीजों को लेकर। लोगों की सबसे अधिक समस्या स्थानीय स्तर पे ही होती है, जिसे स्थानीय स्तर पर ही अच्छे ढंग से सुलझाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ब्राजील का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक तो था आपका संघीय लेवल पे, इसके अलावा नगर पालिका परिषद बनाई गई, और इन दोनों में ही जो सरकार है, जो स्टेट है, उसका कोई भी इंटरफेयर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। अलग अलग उनको राइट्स दिए गए। तो इस चीज की वजह से यहाँ पे क्या किया गया, शक्ति की सुरक्षा की गई कि इनके पास अपने खुद के राइट्स है जिसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। चाहे तो चुनाव की बात हो, जैसे कि पी.के. थुंगन जो समिति है उसने बेसिकली क्या बोला था, ये तो बोला था ना कि चुनाव नियमित होने चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉपर क्या क्या काम होंगे स्थानीय शासन के अंतर्गत, ऐसा नहीं है सब कुछ कर सकता है स्थानीय शासन के अंतर्गत, अंदर कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हैं। कुछ एक टॉपिक्स होंगे, कुछ एक विषय होंगे, कुछ एक उनके कामों की लिस्ट होगी जो उनको सौंप दी जाएगी। इसके अलावा डिपेंडेंसी खत्म करने की बात कही, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि पैसे से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आती है कि हम काम करें कैसे जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड संशोधन, तो ये सब चीजें उसमें मेंशन की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है 73वां और 74वां संशोधन। 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया। 73वां संविधान जो संशोधन था वो गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है। तो 74वां जो संशोधन है ये आपका शहरी स्थानीय शासन से रिलेटेड है। वही जो समस्या गाँव में हो सकती है वही समस्या शहर में भी तो हो सकती है। लोगों को बिजली पानी चाहिए, अच्छा सिक्योरिटी चाहिए, सब चीजें चाहिए, तो वो शहर में भी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 73वां जो संशोधन है, अभी अच्छे समझेंगे कि शहर वाली जो इलाका होता है वो कौन सी स्टडी में आता है। ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रही वीडियो में, एंड तक देखना वीडियो को, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो है गाँव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। जो 74th वाला आपका अमेंडमेंट है, संशोधन है, वो आपका शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। 73वां संशोधन जो है 73वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान।
तो यहाँ पर त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय मॉडल है, यानी कि 3 लेवल पे अभी काम करता है। 1 2 3, ठीक है, 3 लेवल पे काम करता है। तो अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ का एक एग्जाम्पल है कि राजस्थान सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर शुरू की गई, तो ये आपका आएगा 1959 में, क्योंकि देश तो आजाद हो चुका था वहां पे। तो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ शुरू की गई? उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में, ठीक है, बस इससे ज्यादा भी क्या ही होगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई राजस्थान के भी नागौर जिले में और उसके भी बगधरी गांव में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो संविधान है, संशोधन है, वो तो काफी बाद में हुआ है 1992 में, लेकिन ये व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी थी आपकी 1959 से ही। इसके अलावा अभी मैंने 1960 बोला था ना आपको, यहाँ पे बताया था कि महाराष्ट्र में और गुजरात में आपको व्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन वहां को ढंग से तरीके से काम चल नहीं रहा था। तो ऐसे ही 1959 से चीजें शुरू हो बात करेंगे ग्राम पंचायत की, ठीक है। ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत गांव और छोटे शहरों के स्तर पर एक तरीके का स्थानीय सरकार है। ग्राम पंचायत भारत में पंचायती व्यवस्था की बुनियाद है। ग्राम पंचायत का जो गठन है वो उस गांव में किया जाता है जिसकी जनसंख्या 300 या 300 से अधिक हो। इसका जो गठन है वो 2 या 2 से अधिक गांव के समूह में भी किया जा सकता है। सरपंच या फिर जो अध्यक्ष है वो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? सरपंच की निगरानी में गांव की बुनियादी सुविधाओं की देखभाल करना। ग्राम पंचायत अपनी आय गांव के विभिन्न खुले स्थानों और विभिन्न अन्य संपत्तियों पर लगाए गए करों से अर्जित करता है, यानी कि आपको डिपेंडेंसी नहीं होती है सरकार की, केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की पूरी तरीके से डिपेंडेंसी नहीं होती। हाँ ठीक है, राज्य सरकार का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, लेकिन उनको काफी ज्यादा आर्थिक तौर पर एक तरीके से फ्री किया जाता है, ठीक है। एक या एक से अधिक गांव इसमें होते हैं, ये आपको पता चल गया। चलिए सेकंड जो इसका लेवल है उस पर चलते हैं, जो कि आपका पंचायत समिति। पंचायत जो समिति है इसको आप ब्लॉक, मंडल, प्रखंड या फिर तालुका भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये होती है, लेकिन हर एक गांव में ये नहीं होती। जहां पर छोटे प्रदेश होते हैं वहां पर इस वाले की जरूरत होती नहीं है। तो पंचायत समिति ने पूर्वांचलिक परिषद का स्थान ले लिया है और नई प्रणाली के तहत दूसरी श्रेणी है। प्रत्येक जिले को कई ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है जिसमें कई पड़ोसी गांव शामिल है। प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति होती है जिसमें ब्लॉक विकास अधिकारी यानी BDO पदेन कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत होता है। ग्राम पंचायत के स्तर पर तैयार की गई सभी संभावित योजनाओं को एकत्र करने के लिए एक पंचायत समिति जिम्मेदार है और इसके बाद यह वित्तीय बाधाओं, सामाजिक कल्याण और क्षेत्र विकास के संबंध में योजनाओं का विश्लेषण करता है ताकि उनके कार्यान्वयन यानी उनको जब एग्जीक्यूट किया जाए तो उसके लिए धन जुटाया जा सके, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नंबर वाला है। नेक्स्ट आ जाइए आप जिला परिषद पर, थर्ड लेवल जो है जिला परिषद, ठीक है। ये आपका जिला परिषद एक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन की देखभाल करती है। जिला परिषद का कार्यकाल जो है जिला मुख्यालय में स्थित है, कार्यालय जो है वो जिला मुख्यालय में स्थित है। जिला परिषद का पदेन सचिव जिला स्तर पर मौजूद सामान्य प्रशासन विभाग का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इस शासी निकाय का मुख्य कार्य जो है वो ग्रामीण लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना और गांव में विकास कार्यक्रम शुरू करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ग्राम सभा के बारे में, जो कि आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। ग्राम सभा जो है वो संविधान के 73rd जो अमेंडमेंट है उसमें बोल दिया गया है कि ग्राम सभा जो है उसको अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा और इसमें जो सदस्य होंगे आपको पता है जितने भी अडल्ट हैं, जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं वो इसके सभी सदस्य होते हैं और इंपॉर्टेंट रोल भी यहाँ पर प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर चुनाव की।
तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, आर्टिकल नंबर 40 याद रखना है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो पंचायत है उसका गठन किया जाएगा। ये चीज अब संविधान में मेंशन है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर तरीके से हम पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है तो अब इस चीज को सीरियस तरीके से संवैधानिक संशोधन इसमें हो चुका है। तो इलेक्शन भी जो है वो नियमित तरीके से होंगे। तो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के जो चुनाव है वो सीधे जनता करती है, और हर निकाय की अवधि कितने होती है, 5 साल की अवधि होती है। और क्वेश्चन आपसे बेसिकली जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि अगर 5 साल से पहले इसको भंग कर दिया जाए तो फिर इसके नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे। तो इसके नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 6 महीने के अंदर अंदर ही अनिवार्य रूप से कराने होंगे। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर ही नया चुनाव होना चाहिए, ये आपको बोल दिया गया है। ऐसा नहीं कि आप पोस्टपोन करते रहें पहले की तरह, अब वो चीजें थोड़ी सी सीरियस हो गई हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के जो चुनाव है सीधे जनता करती है। हर निकाय की जो अवधि होती है 5 साल होती है, और अगर 5 साल से पहले ही भंग कर दिया जाता है तो फिर इसकी जो नए चुनाव है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरक्षण की। तो महिलाओं के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, महिलाओं के लिए कितनी सीट आपकी रिजर्व है। तो महिलाओं के लिए 1/3 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी यहाँ पर सीटें आरक्षित है, लेकिन उनका जो आरक्षण है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जनसंख्या के अनुपात में। किस गांव में, किस एरिया में कितनी जनसंख्या है, अलग अलग कैटेगरी की, उसके अनुपात में ही वहां पर आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। यदि प्रदेश की सरकार चाहे तो जो ओबीसी है उसको भी सीट में आरक्षण दे सकती है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर प्रदेश पर। ठीक है, प्रदेश की सरकार पर। तो ये सब चीजें हैं, और ये जो आरक्षण है ये आपका तीनों लेवल पर ही अवेलेबल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें आरक्षण से रिलेटेड ही, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। तो इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो भागीदारी है वो लाई जाए, सभी लोगों को इस चीज में इन्वॉल्व किया जाए। और एक चीज और है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदस्यता तक या फिर कि कुछ लेवल पर ही ये आरक्षण है साधारण सदस्यता पर। ये सरपंच पद के लिए भी, ठीक है, यानी कोई जो सरपंच है वो कोई महिला सरपंच भी हो सकती है या फिर किसी और कैटेगरी से भी हो सकते हैं, कोई किसी और कैटेगरी की महिला भी सरपंच हो सकती है। तो यहाँ पर सरपंच पद हो गया, कोई अध्यक्ष पद हो गया, वहां पर भी ये सब चीजें अप्लाई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विषयों की बात कर लेते हैं। टोटल जो विषय रखे गए हैं वो आपके 29 है। ठीक है, 29 विषय हैं जिनके ऊपर कार्य कर सकती है कोई पंचायत। और यहाँ पर 11वीं जो अनुसूची है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कौन सी अनुसूची के अंदर ये मेंशन है विषय। तो 11वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया, द्वारा इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, और इसके अंदर सारे के सारे जो विकास कार्यक्रम है या कल्याण से रिलेटेड चीजें हैं वो आती है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 234G भी आपको ध्यान रखना है। ये भी पंचायतों की शक्ति, उसके प्राधिकार, उसके उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे, और इसके अलावा विधायिका का कानून बनाना और कुछ ऐसे जो और चीजें हैं वो इसके अंदर मेंशन है। तो आपको आर्टिकल चीज देखेंगे आपके एग्जाम से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 1996 आपको याद रखना है। अब ये जो बनाया था आपका पंचायती राज व्यवस्था, ये आपको कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर ज्यादा जो आदिवासी एरिया है, जहां पे आदिवासी लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर इन चीजों को लागू नहीं किया गया। लेकिन 1996 में एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, और उस अधिनियम में इनके ऊपर भी, आदिवासी जो क्षेत्र हैं उन पर भी इसको लागू कर दिया गया। जिसका मेन पर्पस क्या रहा, आपसे ये एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि आदिवासी जो लोग हैं उनका कुछ कल्चर होता है, उस समुदाय में कुछ चीजें होती हैं, तो उन सब चीजों की सुरक्षा के लिए, उन सब की रक्षा के लिए ये अधिनियम बनाया गया। और ताकि यहाँ से भी जो लोग हैं वो अवेयरनेस उनमें भी आए, तो इस चीज को इसलिए आगे बढ़ाया गया। तो 1996 का आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आदिवासी जो जनसंख्या वाला जो एरिया है वहां पर इस चीज को लागू नहीं किया गया था, इस व्यवस्था को। लेकिन 1996 में एक अधिनियम बनाकर जो आदिवासी समुदाय हैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। जैसे कि उनकी जो सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि जंगल है, जंगल के अलावा वहां का जो पानी वाला एरिया है जिसको जल जोड़ कह सकते हैं आप, ये सब एरिया, इसके अलावा साझे
उनके संसाधन हम बोल सकते हैं, उनकी इसके अलावा उनके जो रीति रिवाज हैं, उनकी देख रेख के लिए जो भी चीजें हैं वो सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब उनको भी किसी अधिनियम या किसी कानून के अंतर्गत उनके ऊपर उनको लाया जाएगा। तो इसलिए ये भी एक रीजन था कि उनको सुरक्षा देनी थी। और दूसरी बात ये है कि उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, यानी अब तुम्हें भी अवेयर होने की जरूरत है क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक मूल विचार है इस चीज के पीछे, उनकी रक्षा भी और उनका थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, यानी उनको आधुनिकता थोड़ी सी प्रदान करने के लिए, आधुनिक ढंग से जो चीजें हो रही हैं उस चीज में उनको इंक्लूड करने के लिए। तो उनको इस चीज से फेमिलियर कराना था, उनको मतलब परिचित कराना था इन सब चीजों से, ये भी एक लक्ष्य था। तो 1996 का जो ईयर है ये भी आपको ध्यान रखना है। 74th अमेंडमेंट देख लेते हैं। इस आरक्षण का लाभ आज महिलाएं सरपंच के तौर पर पद पर भी हैं अनेक प्रदेशों में। आदिवासी, ये मैंने आपको बताई दिया, 96 में कानून बनाया गया और इस क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया। उसके बाद 74th अमेंडमेंट हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले देखते हैं राज्य चुनाव आयुक्त। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए चुनावों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस चुनाव आयुक्त की ही जिम्मेदारी होगी कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें चुनाव कराया जाए नियमित तरीके से, उसकी सारी की सारी देख रेख वगैरह, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, तो इसमें क्या होता है कि हर एक 5 साल में प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक है। प्रादेशिक वित्त आयोग क्या है, बनाना आवश्यक है। जो क्या करेगा, जो कि आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा, यानी देखेगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए आर्थिक चीजें जो मुहैया कराई गई हैं, अवेलेबल उनको कराई गई हैं, वहां पर ठीक तरीके से काम चल भी रहा है या नहीं, और इन सब चीजों को देखेगा और सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें शहर से रिलेटेड, तो ये भी चीजें शहर में भी अप्लाई होती है, ठीक है। वो हम अभी 74th जो अमेंडमेंट है उसमें बात करेंगे। तो राजस्व का बंटवारा है, उसका पुनरावलोकन है, ये सारी चीजें इसके अंदर ही आती हैं। और पता है ये वाला जो ये आयोग है, इसका मेन काम तो यही है कि जो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमी है वो कहीं एक साथ ना आ जाए, तो इस मामले को थोड़ा सा अलग अलग रखने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन। ये प्रमुख रूप से शहरों जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और अन्य शहर वाला जो एरिया है वहां पर नगर पालिका या नगर निगम के नाम से प्रावधान है इनका। प्रत्येक नगर निगम के लिए सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा चुनी गई एक सामान्य परिषद होती है और इस चुने हुए सदस्यों को पार्षद या फिर काउंसलर कहा जाता है। पूरे नगर निगम के चुने हुए सदस्य अपने एक नगर निगम का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जिसे कि मेयर या फिर महापौर कहा जाता है। 74th जो अमेंडमेंट था इसके अनुसार प्रत्येक नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होगा, 5 ईयर्स। जो आपने एमसीडी, अगर हम दिल्ली की बात करें तो एमसीडी का जो आपका चुनाव होता है वो इसी तरीके का एक चुनाव है। नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भंग होने पर वही चीज अप्लाई हो रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। तो बेसिकली आप देखेंगे चीजें कुछ ना कुछ सेम ही है। यहाँ पर भी 5 साल है और वहां पर भी 5 साल था गांव वाले में, वहां पर भी 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है अगर भंग हो जाए तो, और यहाँ पर भी 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब उन इम्पोर्टेंट चीजों में हम क्या क्या देखने की कोशिश करेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये किस चीज को स्ट्रॉन्ग करता है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये आपको विविधता और आपका विकेंद्रीकरण जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अगर कोई लोकतांत्रिक देश है उसमें विविधता को ध्यान रखा जाएगा और उसके हिसाब से ही शक्तियों का जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये चीज और है कि राज्य का जो चुनाव आयुक्त है उसका ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी देश का जो इलेक्शन चुनाव करवाने वाली संस्था है उसके साथ रिलेशन नहीं है। इस पर्पज से ये पंचायती राज का चुनाव ये राज्य सरकार देखती है, इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं 74th अमेंडमेंट से रिलेटेड। क्योंकि शहर बोल दिया है तो शहर के अंदर हम लाएंगे किसको, मतलब कौन से वो जगह होंगी जिनको हम शहरी इलाका कह सकते हैं। बेसिकली ये है, तो ये आपकी जनगणना जो आपका सेंसस होता है उसके हिसाब से 2001 के हिसाब से एक परिभाषा है, उस परिभाषा के हिसाब से आपको बताया गया है। तो पहली चीज ये है कि कम से कम वहां की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कितनी होनी चाहिए, 5000 तो होनी चाहिए ही चाहिए। तो उसको शहरी इलाका हम कह सकते हैं, शहरी इलाका, ठीक है।
इसके बाद सेकंड जो चीज अब फुलफिल होनी चाहिए वो ये है कि जो पुरुष कामकाजी हैं वो जो काम में लगे हुए हैं वो कम से कम वहां पर 75% ऐसे पुरुष हों जो कि एग्रीकल्चर से अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, तभी उसको शहरी इलाका माना जाएगा, नहीं तो गांव माना जाएगा। तो पहली चीज है कम से कम जो है जनसंख्या वहां की 5000 होनी चाहिए। दूसरा, पुरुष जो कामकाजी पुरुष हैं वो कम से कम 70% कामकाजी जो पुरुष हैं वो एग्रीकल्चर से अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड है ये, तो जनसंख्या घनत्व वहां का कम से कम कितना होना चाहिए ये बताया है आपको, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका घनत्व है, ये भी आपका फुलफिल होना चाहिए तभी उसको शहरी इलाका कहा जा सकता है। और अगर हम 2001 के सेंसस की बात करें तो भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 28 जो % है जनसंख्या वो शहरी इलाकों में रहती है, ठीक है। ये आपके डेटा प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट हमारा जो डेटा है 2011, तो अगर हम 2011 के डेटा की बात करें तो 2011 में ये डेटा 31.16% तक चला गया, और अगर हम बात करें 2018 की तो ये डेटा आपका चला गया 33.6%, यानी शहरी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं भारत की 28% जो जनसंख्या है वो शहरी इलाकों में रहती थी 2001 के हिसाब से। 2011 के हिसाब से ये बढ़कर 31.16% हो गई, और 2018 में 33.6% ये हो गई, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि जो जनसंख्या है, शहरी इलाका जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, गांवों से शिफ्ट हो रहे हैं सब यहाँ पे शहरों में। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है ना। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको अर्बन एरिया बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा इस चीज का ये जो लिखा हुआ है, मैंने कहाँ का क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा आप समझ लेना, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उस पर ज्यादा फोकस आप कर सकते हैं। तो राज्य वित्त आयोग ये मैंने आपको बता ही दिया है। विषयों का स्थानांतरण ये मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको आगे के लिए ध्यान रखनी है, ठीक है। ये है आपकी 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, बेसिकली इनको फैक्ट्स बोलेंगे। तो 1992 में अधिनियम पारित होने के कुछ पहले भारत में ग्राम पंचायतें अस्तित्व में थी, लेकिन वो प्रणाली उतने सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, और सरकार जो है वो ज्यादा उत्तरदायित्व नहीं ले रही थी उस चीज का, यानी ज्यादा उत्तरदायी नहीं थी, और कमजोरियां उसमें काफी ज्यादा थी। ये कई कारकों, इसके कई रीजंस थे, जैसे कि वित्तीय संसाधनों में कमी होना, नियमित चुनाव का नहीं होना, इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं जैसे जो कमजोर वर्ग हैं जिनको आगे नहीं आने दिया गया, उनका प्रतिनिधित्व भी कम ही था। तो अमेंडमेंट बनाने की कोशिश की गई, लाने की कोशिश की गई, और उसके थ्रू इनको स्ट्रॉन्ग बनाया गया, इनको मजबूती दी गई। भारत में के संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 के अनुसार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आपका आर्टिकल नंबर 40, सरकार जो है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगी और सुचारू कामकाज की सुविधा प्रदान करेगी। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन मुद्दों को संबोधित करने और भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन लाई, और यह अधिनियम दोनों सदनों में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ, ठीक है। इसीलिए जो 24 अप्रैल है उसको पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल को आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, और ये 2010 से स्टार्ट किया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है, जिसको 2010 से शुरू किया गया सरकार द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल को। तो इस अधिनियम ने पार्ट जो 9 है वो ऐड किया, नया अध्याय जोड़ा। इस अधिनियम ने संविधान में पार्ट 9 जोड़ा, ठीक है, जिसमें पंचायतें नामक एक नया अध्याय जोड़ा। अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस अधिनियम में देश की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निकाय के रूप में आगे नाम दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 243B के तहत प्रत्येक राज्य के लिए अपने क्षेत्रों में पंचायतें स्थापित करना अनिवार्य हो गया। अनुच्छेद 243G के तहत राज्य सरकारों के लिए पंचायतों को शक्ति, जिम्मेदारी और अधिकार हस्तांतरित करना अनिवार्य बनाया गया। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया, और अगर इसको भंग कर दिया गया तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस से चुनाव कराने पड़ेंगे। राज्य चुनाव आयोगों को ग्राम पंचायतों के स्वतंत्र चुनाव कराने की व्यवस्था प्रदान की गई, राज्य चुनाव आयोगों को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं, राज्य चुनाव आयोगों को, स्टेट इसको देखेगा।
आर्टिकल 243 में महिलाओं और SC/ST के उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग को हर 5 साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति मूल्यांकन करना भी जरूरी ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। 73वें संशोधन का क्या परिणाम निकला? तो इसके पारित होने से देश में स्थानीय स्वशासन में व्यापक सुधार देखने को मिला और इसे मनाने और संस्थाओं को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने 2010 में, देखा गया ये भी 2010 में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। आज अगर हम करंटली बात करें तो औपचारिक रूप से पंचायती राज जो है 3 स्तरों पर काम करता है, जैसे कि ग्राम पंचायत है ग्राम स्तर पर, मंडल परिषद, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ये तीनों ही एक ही चीज है। ये है आपका ब्लॉक स्तर पर और फिर आपका जिला परिषद जिला स्तर पर, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हमने कर ली हैं। हमने देखा कि बहुत ही अगर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें सबसे बड़ा कौन सा, तो ये है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। किसका है? महाराष्ट्र का। तो आई थिंक आप यहाँ सारी चीजें हो चुकी हैं, अब कोई ऐसी चीज नहीं बची है इसमें कि आपको कोई भी डाउट हो। तो फाइनली हम इसकी चुनौतियों की बात कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चुनौतियां देखने को मिली। आपको पता है कि कानून बनने के बाद भी उसको ठीक तरीके से अप्लाई करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है और कहीं ना कहीं आर्थिक जो समस्या है वो आज भी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जैसे टैक्स को कलेक्ट करने में राजस्व रेवेन्यू से रिलेटेड चीजें हैं वो भी देखने को मिलती हैं। लोगों का पार्टिसिपेशन भी उतना तरीके से अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ग्रास रूट लेवल पे देखने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ एक चीज है जो सरकार ने कुछ एक नियम बनाए थे उनका भी सही से अगर पालन हो जाए तो फिर ये जो लेवल है ये बहुत बढ़िया तरीके से आगे काम कर सकता है। बस यही चीज है, ठीक है। कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं। वैसे तो डेटा कितना ही आप डेटा निकाल सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसके अलावा नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, इसके अलावा आपका है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। वैसे मेरी हैंड राइटिंग जो खराब नहीं है वो ऐसे लिखने में जल्दी में लिखने में हो रही है, ठीक है, थोड़ा आप मैनेज कर लेना। तो ये थी आज की वीडियो। आपको आई होप मैंने ये सारी चीजें करा दी हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर अच्छी लगी हो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और बने रहिए फोस्टर एकेडमी के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी आपको लिंक मेंशन किए गए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं और प्रीवियस जो वीडियो है वो आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अगर फॉर्म अब तक फिल नहीं किया है तो उसको कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बाद के लिए रखेंगे तो कई बार साइट जो